ब्रुनेई एक छोटा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है और लगभग 5,700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह देश दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे धनी देशों में से एक है। वर्ष 2024 तक ब्रुनेई की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 33,400 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी थी। देश की समृद्धि का मुख्य स्रोत उसका तेल है। ब्रुनेई के पास लगभग 1.1 अरब बैरल तेल का भंडार है। इस धन की एक स्पष्ट निशानी सोने का व्यापक उपयोग है। सोने का उपयोग मस्जिदों, महलों, संग्रहालयों और यहां तक कि होटलों की सजावट में किया जाता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण जामे असर हसनल बोल्कियाह मस्जिद है, जिसकी गुंबदें और 19 मीनारें 5 टन शुद्ध सोने से ढकी हुई हैं। यहां तक कि होटल भी इस भव्यता को दर्शाते हैं, जैसे द एम्पायर ब्रुनेई होटल, जिसे क्षेत्र के सबसे शानदार 7 सितारा होटलों में गिना जाता है। इतनी प्रचुरता के साथ यहाँ के नागरिक जन्म से ही उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते हैं। ब्रुनेई में बच्चों को हर स्तर पर मुफ्त शिक्षा मिलती है। फीस, किताबें, दोपहर का भोजन और यूनिफॉर्म सभी का खर्च सरकार उठाती है। जो छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें भी पूरी तरह से सरकारी छात्रवृत्ति दी जाती है। सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। अगर स्थानीय अस्पताल किसी मामले को संभाल नहीं पाते तो सरकार विदेश में इलाज का पूरा खर्च देती है। बेरोजगारी सहायता उदार है और जिनके पास घर नहीं है उन्हें सरकार में पंजीकरण के कुछ वर्षों बाद नया घर दिया जाता है। इस घर की कीमत केवल प्रतीकात्मक रूप से $1 होती है और निवासी बिजली या पानी के लिए कुछ नहीं चुकाते। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पेट्रोल 43 सेंट प्रति लीटर है, जबकि पानी की एक बोतल लगभग $1 की आती है। यानी ब्रुनेई में ईंधन पानी से भी सस्ता है। और सबसे खास बात यह है कि ब्रुनेई के नागरिकों पर कोई कर नहीं लगता। यहाँ तक कि विदेशी पर्यटकों को भी टैक्स फ्री खरीदारी का लाभ मिलता है, क्योंकि ब्रुनेई में किसी भी वस्तु या सेवा पर वैट नहीं लगाया जाता। अब मुझे जानना है, आप कहाँ से देख रहे हैं? जरा अपने देश की नीतियों की तुलना ब्रुनेई से करें और बताइए, क्या आपको लगता है कि ब्रुनेई वास्तव में रहने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है? ब्रुनेई में नमाज छोड़ना, धूम्रपान करना या महिलाओं को घूरना जैसी क्रियाएं भी जेल तक पहुंचा सकती हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ इस्लामी देशों में से एक है, जहां लगभग 80% नागरिक मुस्लिम हैं। इसी कारण यहां इस्लामी कानून इतने सख्त हैं कि बहुतों को विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, शुक्रवार ब्रुनेई में आधिकारिक प्रार्थना का दिन है। जो लोग नमाज में शामिल नहीं होते उन्हें जुर्माना या जेल की सजा मिल सकती है। इसी कारण हर गुरुवार दोपहर को मस्जिद के कर्मचारी दीवारों और फर्श की हर टाइल को साफ करते हैं, ताकि शुक्रवार की नमाज के लिए मस्जिद बिल्कुल साफ रहे। व्यभिचार, जो इस्लाम में बड़ा पाप है, यहाँ गैरकानूनी है और इसके लिए पत्थर मारकर मौत की सजा भी दी जा सकती है। ब्रुनेई में एक और सख्त कानून लागू है जिसे एकांत नियम कहा जाता है। इस कानून के तहत कोई पुरुष और महिला जो आपस में शादीशुदा या रिश्तेदार नहीं हैं, उन्हें किसी बंद कमरे में अकेले रहना मना है। इसका मतलब यह है कि अविवाहित जोड़े, चाहे वे सगाईशुदा ही क्यों न हों, होटल का कमरा साझा नहीं कर सकते। कुछ होटल बहुत सख्त होते हैं और रिश्ते का प्रमाण मांगते हैं, जबकि कुछ पर्यटकों के प्रति नरमी दिखाते हैं। फिर भी सिद्धांत रूप में शरीयत कानून सभी पर लागू होता है, जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि होटल में बुकिंग से पहले नियमों की पुष्टि कर लें, ताकि कानूनी दिक्कतों से बचा जा सके। रमजान के पवित्र महीने में सार्वजनिक रूप से खाना या धूम्रपान करना अपराध माना जाता है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इस नियम का उल्लंघन करने पर गंभीर सजा पा सकते हैं। ऐसा करने वालों पर 3,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा ब्रुनेई में सार्वजनिक रूप से क्रिसमस मनाना भी प्रतिबंधित है। सड़कों पर सजावट और उत्सव की अनुमति नहीं है। ईसाई अपने चर्चों में निजी रूप से त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले सरकार को सूचना देना जरूरी है। अगर समारोह को अत्यधिक माना गया तो 5 साल तक की कैद या 30,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। यहाँ तक कि किसी महिला को सड़क पर देर तक घूरना भी जोखिम भरा है और यह लगभग अविश्वसनीय लगता है, लेकिन महिलाओं को घूरना एक अपराध है। ब्रुनेई में किसी को पहली नज़र में पसंद करना भी अदालत में पहुंचा सकता है, इसलिए नज़र मिलाने में सावधानी रखनी चाहिए। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगीं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और अगर आप फ़ोन पर देख रहे हैं तो सिर्फ लाइक तक सीमित न रहें। नीचे दिए गए हाइप बटन को भी दबाएं।
इससे हमें थोड़ी अतिरिक्त आमदनी होती है और हम वादा करते हैं कि हम आपको आगे भी रोमांचक सामग्री देते रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रुनेई की महिलाएं कैसी दिखती हैं? ब्रुनेई की महिलाएं एक अनोखी सुंदरता रखती हैं जो पूर्वी एशिया की कोमलता और अरब देशों के हल्के नैन नक्श का सुंदर मिश्रण है। उनकी त्वचा हल्की सांवली और मुलायम होती है, आंखें बड़ी और गहरी, लंबी पलकें और नाक की हड्डी आम एशियाई महिलाओं से थोड़ी ऊंची होती है। आप उन्हें किसी असली राजकुमारी जैस्मिन की तरह सोच सकते हैं, लेकिन बिना किसी चमक दमक के, बिल्कुल स्वाभाविक रूप में। अधिकतर महिलाएं इस्लाम धर्म का पालन करती हैं, इसलिए उनका पहनावा बहुत सादा और मर्यादित होता है। उनका पारंपरिक परिधान बाजू कुरुंग कहलाता है, जो एक ढीली लंबी कुर्ती होती है। इसे स्कर्ट या पतलून के साथ पहना जाता है और सिर पर तुदुंग नाम का दुपट्टा होता है। ब्रुनेई की महिलाएं प्रायः कम उम्र में विवाह करती हैं और उनके विवाह समारोह कई दिनों तक चलने के लिए प्रसिद्ध हैं। शादी के दिन दुल्हने में सुनहरी कढ़ाई वाले बाजू कुरुंग पहनती हैं, चमकते हुए मुकुट और पारंपरिक आभूषण पहनती हैं, जिनकी कीमत आम लोगों की कारों से भी ज्यादा होती है। ब्रुनेई की महिलाएं सुंदर, दयालु और आकर्षक होती हैं, लेकिन उनका दिल जीतना आसान नहीं। अगर आप उनसे जुड़ने के कुछ रहस्य जानना चाहते हैं तो टिप्पणी में 3 लिखें और हम आपको बताएंगे। ब्रुनेई उन कुछ देशों में से एक है जहां आज भी पूर्ण राजशाही प्रणाली लागू है। यह देश सुल्तान हसनल बोल्किया के शासन में 1967 से है। वे दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में गिने जाते हैं, जिनकी निजी संपत्ति 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक आंकी जाती है। सुल्तान की सबसे बड़ी रुचि कारों में है। कहा जाता है कि उनके पास लगभग 7,000 गाड़ियों का विशाल संग्रह है, जिसकी कुल कीमत 5 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। उनके गैराज में 600 रोल्स रॉयस, 574 मर्सिडीज बेंच, 452 फेरारी, लगभग 400 बेंटले और सैकड़ों BMW शामिल हैं। इनमें से कुछ कारें पूरी तरह सोने से मढ़ी हुई हैं, शरीर से लेकर पहियों तक। शानदार कारों के अलावा सुल्तान के पास एक निजी बोइंग 747 जेट है, जिसे ठोस सोने और क्रिस्टल से सजाया गया है। एक एयरबस 340, कुछ छोटे विमान और हेलीकॉप्टर भी हैं। उनका महल भी उतना ही भव्य है, इस्थाना नुरुल ईमान पैलेस, जिसकी कीमत लगभग 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी राज्य प्रमुख के सबसे बड़े आवासीय महल के रूप में दर्ज है। इसके भीतर 1700 से अधिक कमरे, 257 बाथरूम, 44 सीढ़ियाँ, 18 लिफ्टें, 5 स्विमिंग पूल और लगभग 51,000 बल्ब लगे हैं। यदि सुल्तान हर रात अलग कमरे में सोएं तो सभी कमरों में रहने में उन्हें लगभग 5 वर्ष लगेंगे। महल का एक विशेष हिस्सा शाही अस्तबल है, जिसमें 200 घोड़े वातानुकूलित आरामदायक वातावरण में रहते हैं। सुल्तान के खर्च करने का तरीका भी चकित करने वाला है। उनके हर बाल कटवाने की कीमत लगभग 20,000 अमेरिकी डॉलर होती है, क्योंकि वे नाई को लंदन से बुलवाते हैं। अपने 50वें जन्मदिन पर उन्होंने 2 सप्ताह का उत्सव मनाया और माइकल जैक्सन को 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रदर्शन के लिए बुलाया। बाद में अपने पुत्र की शादी में भी उन्होंने उसी गायक को आमंत्रित किया और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। भले ही इस बार प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। ब्रुनेई की यात्रा के दौरान सुल्तान की आलोचना करना बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। सुल्तान या शाही परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में नकारात्मक बात कहना या साझा करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए कठोर सजा दी जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय में 4 पत्नियों के साथ रहना, और वह भी पूरी तरह कानूनी हो सकता है? ब्रुनेई में यह मुस्लिमों के लिए वास्तविकता है, जो वहां की आबादी का अधिकांश हिस्सा हैं। इस्लामी कानून, जिसे शरीयत कहा जाता है, के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष को 4 महिलाओं तक विवाह करने की अनुमति है, लेकिन एक अहम शर्त है, उसे सभी के साथ हर मामले में समान व्यवहार करना होगा। यह शर्त बिल्कुल आसान नहीं है। इसका मतलब है कि हर पत्नी को बराबर घर, खर्च, कपड़े, समय और ध्यान देना होगा। यदि असमानता की शिकायत हो तो इस्लामी अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इसे पुरुषों के लिए किसी स्वर्ग जैसा सोचें, याद रखें कि यह अधिकार केवल मुस्लिमों तक सीमित है। ईसाई, हिंदू या बौद्ध जैसे अन्य धर्मों के अनुयायी कानूनी रूप से एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। साथ ही यह मानना भी गलत है कि ब्रुनेई में बहुविवाह आम है। कानून इसकी अनुमति देता है, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग ऐसा जीवन जीते हैं। फिर भी कुछ पारंपरिक और रूढ़िवादी गांवों में अब भी ऐसे परिवार मिलते हैं
जहां कई पत्नियां एक साथ अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता से रहती हैं। यदि आप ब्रुनेई में किसी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वे केवल आपकी उंगलियों को हल्के से छूकर अपना हाथ अपने सीने पर रख लेते हैं, तो समझिए वे संकोच नहीं कर रहे, बल्कि पारंपरिक अभिवादन कर रहे हैं। ब्रुनेई के लोग, खासकर मुस्लिम, पश्चिमी लोगों की तरह जोर से हाथ नहीं मिलाते। वे बस हल्के से हाथ छूकर अपने हृदय पर रखते हैं, जो सम्मान और दिल से सच्चाई का प्रतीक है। मुस्लिम महिलाओं के साथ हाथ मिलाना और भी संवेदनशील होता है। पुरुष आमतौर पर पहल नहीं करते, और यदि महिला हाथ नहीं बढ़ाती तो बस मुस्कुराकर नम्रता से सिर हिलाएं। कई पश्चिमी पर्यटक शुरू में ब्रुनेई के लोगों को ठंडा समझते हैं, लेकिन जितना उनका व्यवहार नरम होता है उतना ही वह उनके लिए शिष्टता का संकेत होता है। कभी भी तर्जनी उंगली से इशारा न करें, यह अशिष्ट और घमंडी माना जाता है। इसके बजाय ब्रुनेई के लोग अंगूठे को हथेली में मोड़कर इशारा करते हैं, जो दूर से मुट्ठी जैसा दिखता है। यदि आप किसी ब्रुनेई परिवार के घर जाएं तो अपने दाएं हाथ से एक छोटा सा उपहार दें, क्योंकि इस्लामी संस्कृति में बायां हाथ अशुद्ध माना जाता है। उपहार को सफ़ेद कागज में न लपेटें, क्योंकि सफ़ेद रंग का संबंध अंतिम संस्कारों से होता है। रमजान के दौरान आपको बुका पुआसा भोजन में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है, जहां परिवार और मस्जिदें अन्य लोगों, यहां तक कि पर्यटकों को भी निःशुल्क भोजन करवाती हैं। इसे सख्ती से मना न करें, आभार दिखाने के लिए थोड़ा बहुत स्वीकार करें। धार्मिक आयोजनों में पुरुष और महिलाएं अलग बैठते हैं। यदि कोई पर्यटक गलती से गलत स्थान पर बैठ जाए तो गलत फहमी हो सकती है, इसलिए पहले ध्यान से देखें या स्थानीय लोगों की सलाह मानें। ब्रुनेई में एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। 2014 में कानून के अनुसार ऐसे लोगों को 10 साल की कैद की सजा दी गई थी। 2019 में यह और कठोर हो गया, जिसमें ऐसे कार्य या प्रवृत्ति रखने वालों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया। अगर आप कभी ब्रुनेई जाएं तो वहां की एक बात आपके दिमाग को उलझा सकती है। जब दुनिया के ज्यादातर देशों में शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन माने जाते हैं, वहीं ब्रुनेई में आधिकारिक अवकाश शुक्रवार और रविवार को होता है। शुक्रवार इसलिए चुना गया क्योंकि यह मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नमाज का दिन है। कुछ प्रस्ताव ऐसे भी आए हैं कि शनिवार को भी छुट्टी दी जाए, जिससे ब्रुनेई उन दुर्लभ देशों में शामिल हो जाएगा जहां 3 दिन का वीकेंड होगा। अगर आपको पार्टी और नाइट लाइफ पसंद है तो ब्रुनेई आपका दिल तोड़ देगा। यह देश इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करता है, जहां सार्वजनिक रूप से शराब और सिगरेट दोनों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसलिए आप यहां बैंकॉक या सिंगापुर जैसी बारों, पबों या चमकदार क्लबों की कतारें नहीं पाएंगे। आप देश में थोड़ी मात्रा में शराब ला सकते हैं, लगभग 2 लीटर स्पिरिट या 2 केस बियर, लेकिन केवल निजी इस्तेमाल के लिए। अपने होटल के कमरे में आप पी सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नशे की हालत में नहीं दिख सकते। अगर आप पकड़े गए तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और सजा मिलेगी। ब्रुनेई में आपका गिलास केवल घर के अंदर ही उठाया जा सकता है, कभी भी सार्वजनिक जगह पर नहीं। तो फिर लोग शाम को क्या करते हैं? ब्रुनेई की सड़कें दिन में शांत रहती हैं और रात होते ही बिल्कुल सूनी हो जाती हैं। यहाँ की नाइट लाइफ नाइट मार्केट्स के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें राजधानी का गडोंग नाइट मार्केट सबसे प्रसिद्ध है। यही वह जगह है जहां आप रात के बाद थोड़ी सी रौनक महसूस कर सकते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है ड्यूरियन, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे विवादित फल है। स्थानीय लोग इसे फलों का राजा कहते हैं और इसकी मलाईदार मीठी स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन पहली बार खाने वालों को इसकी गंध इतनी तेज लगती है कि वे दूर भाग जाते हैं। कुछ लोग इसे पुराने चीज या सड़े प्याज जैसी गंध बताते हैं। ड्यूरियन के मौसम में इसकी खास खुशबू दसियों मीटर दूर से ही महसूस की जा सकती है। जो लोग इसे पसंद करते हैं वे इसके दीवाने हो जाते हैं, और जिन्हें नहीं भाता वे बस नाक बंद कर लेते हैं। लेकिन हर कोई इसे कम से कम एक बार जरूर आजमाता है। नाइट मार्केट्स भी ज़्यादा देर तक खुले नहीं रहते। रात 11 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं और शहर फिर से पूरी खामोशी में डूब जाता है। जहां वियतनाम और थाईलैंड में सड़कों पर मोटरसाइकिलों का राज है, वहीं ब्रुनेई में आपको शायद ही कोई मोटरसाइकिल दिखेगी। लोगों को दोपहिया की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कारें खरीदना आसान है, चलाने में सुविधाजनक हैं और उनका ईंधन पानी से भी सस्ता मिलता है। 4,50,000 से थोड़ी अधिक आबादी वाले इस देश में 3 लाख पंजीकृत कारें हैं। लगभग हर घर में कम से कम एक वाहन है, जो दक्षिण पूर्व
एशिया में सबसे अधिक कार स्वामित्व दरों में से एक है। कई कारें लग्जरी मॉडल की हैं, लेक्सस, मर्सिडीज, BMW। यह इसलिए नहीं कि हर कोई बहुत अमीर है, बल्कि इसलिए कि आयात कर कम है और औसत आय क्षेत्र की तुलना में अधिक है। सार्वजनिक बसें मौजूद हैं, लेकिन केवल राजधानी के आसपास 6 बैंगनी मार्गों पर चलती हैं। स्थानीय लोग शायद ही कभी बसों का उपयोग करते हैं। ज्यादातर यात्री इंडोनेशिया, फिलीपींस या बांग्लादेश के विदेशी मजदूर होते हैं। किराया लगभग $1 है, लेकिन बसों का कोई तय समय नहीं होता। स्टॉप कम हैं और कभी कभी एक बस देखने में 1 घंटे तक लग जाता है। पर्यटकों को चलती हुई बस पकड़ने के लिए काफ़ी किस्मत चाहिए होती है। पारंपरिक टैक्सियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। आप सड़क पर खड़े होकर टैक्सी नहीं रोक सकते। यदि टैक्सी चाहिए तो आपको कम से कम 1 घंटा पहले कॉल करके सही समय बताकर बुक करनी होगी। चूंकि टैक्सियां बहुत कम हैं, इसलिए किराया सस्ता नहीं है। 4.5 किलोमीटर की सवारी $5 में पड़ती है। आजकल ब्रुनेई में डार्ट ऐप है जो ऊबर जैसा है, लेकिन उपलब्ध गाड़ियां बहुत सीमित हैं। ब्रुनेई में कचरा फेंकने को लेकर बहुत सावधान रहें। यह काम सचमुच आपको जेल पहुंचा सकता है। पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अनुसार कचरा फैलाना, पेड़ काटना, फूल तोड़ना या टहनियां तोड़ना जैसे कार्यों पर 2 साल तक की जेल या $5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ब्रुनेई अपने साफ सुथरे, सुंदर हरे वातावरण पर गर्व करता है और यहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति बेहद सजग हैं। यह मत सोचिए कि आप बिना जिम्मेदारी के कहीं भी कचरा फेंक सकते हैं, क्योंकि आपको निगरानी में रखा जाएगा और दंडित किया जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि इतने कड़े जुर्माने छोटे अपराधों के लिए बहुत कठोर हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ब्रुनेई के लोग काफी संपन्न हैं। अगर दंड सख्त न होते तो वे अपराध रोकने के लिए पर्याप्त प्रभावी नहीं होते। अगर आप ब्रुनेई में जीवंत और ऊर्जावान माहौल की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर जोर से बोलना भी अच्छा नहीं माना जाता, तो फिर शोरगुल करना तो बिल्कुल मना है। ब्रुनेई में शांति और सुकून बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। यहाँ आपको बार या नाइट क्लब नहीं मिलेंगे। लोगों का मानना है कि ज्यादा शोर से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, तनाव बढ़ता है और दूसरों की शांति भंग होती है। पूरा देश ध्वनि स्तरों के कड़े नियमों के तहत चलता है। सरकार कारखानों, वाहनों और मनोरंजन स्थलों से आने वाले शोर पर सीमा तय करती है। साथ ही ध्वनि निरोधक व्यवस्था लगाने और जनता को ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों के बारे में शिक्षित करने जैसे कदम भी उठाए जाते हैं, ताकि लोग शांत और स्थिर जीवन परिवेश को बनाए रखने में सहयोग करें। ब्रुनेई में सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है नासी लेमक। यह व्यंजन नारियल के दूध में पके चावल के साथ उबले अंडे, कुरकुरी तली हुई मछलियां, भुनी मूंगफली, खीरे के टुकड़े और लाल मसालेदार सांबल की एक चम्मच के साथ परोसा जाता है। इसे अक्सर केले के पत्तों में लपेटा जाता है और जब इसे खोला जाता है तो नारियल, मिर्च और मछली की सुगंध हवा में फैल जाती है। नासी लेमक इतना पसंद किया जाता है कि यह साधारण स्टॉल से लेकर आलिशान रेस्तरां तक हर जगह मिलता है। अगर आप ऐसा कुछ चखना चाहते हैं जो सच में ब्रुनेई की संस्कृति को दर्शाता हो, तो अम्बुयात जरूर आजमाएं। यह सागो स्टार्च को गर्म पानी में मिलाकर बनाया जाता है, जिसे चलाते हुए गाढ़ा और चिपचिपा पेस्ट बना लिया जाता है, जिसका कोई खास स्वाद या गंध नहीं होती। इसकी खासियत इसके खाने के तरीके में है। चम्मच या कांटे के बजाय लोग बांस की छड़ी, जिसे चांदास कहते हैं, से इस पेस्ट को घुमाकर इमली, नींबू या अनानास से बने खट्टे और तीखे सॉस में डुबोकर खाते हैं। साते, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मशहूर ग्रिल्ड मीट स्क्यूअर हैं, ब्रुनेई में भी बेहद लोकप्रिय स्ट्रीट फूड हैं। छोटे छोटे गोमांस, चिकन या भेड़ के मांस के टुकड़ों को खुशबूदार मसालों में मैरिनेट कर कोयले पर तब तक सेंका जाता है जब तक उसमें हल्की धुआंधार खुशबू और थोड़ा जला हुआ किनारा न आ जाए। इन स्क्यूअर्स को गाढ़ी मूंगफली की चटनी और कभी कभी खीरे या चावल के केक के साथ परोसा जाता है। हर स्क्यूअर की कीमत कुछ डॉलर होती है, लेकिन यह व्यंजन पार्टियों, त्योहारों और रात के बाजारों का अहम हिस्सा है, क्योंकि यह स्वादिष्ट और खाने में आसान होता है। राजधानी के गाड़ोंग नाइट मार्केट में जाएं तो कुइह जरूर चखें। यह शब्द ब्रुनेई के पारंपरिक मीठे नाश्तों के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ कुइह भाप में पकाए जाते हैं, कुछ बेक किए या तले जाते हैं और ये कई रंगों में मिलते हैं। इनके स्वाद में अक्सर नारियल, पांदान और पाम शुगर का मेल होता है,
जिससे यह मुलायम और मीठे लगते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग बहुत पसंद करते हैं। कुछ खास तौर पर त्योहारों में लोकप्रिय होते हैं, खासकर रमजान में रोजा खोलते समय। और निश्चित रूप से ब्रुनेई के व्यंजनों की कोई सूची नासी काटोक के बिना पूरी नहीं होती, जिसे देश का राष्ट्रीय भोजन माना जाता है। इसमें गर्म चावल, कुरकुरा तला हुआ चिकन और मसालेदार सांबल की एक चम्मच होती है। इसकी सादगी के बावजूद यह बहुतों का पसंदीदा भोजन है। पूरा भोजन लगभग $1 में मिल जाता है, जो इतने संपन्न देश के लिए आश्चर्यजनक रूप से सस्ता है। दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्र के सबसे अमीर देशों में से एक होने के बावजूद छात्र से लेकर दफ्तर के कर्मचारी तक हर कोई रोज नासी काटोक खाना पसंद करता है। यह सड़क किनारे स्टॉलों और दुकानों में मिलता है, जो देर रात तक खुले रहते हैं। इसके नाम काटोक की कहानी भी मजेदार है। यह मलय शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खटखटाना, जो उस पुरानी परंपरा को दर्शाता है जब लोग किसी भी समय दरवाजा खटखटाकर इसे खरीदने आते थे। ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद राजधानी में स्थित है, जिसकी सुनहरी गुंबद धूप में चमकती है। इसकी सफेद मीनारें और उसके चारों ओर का झीलनुमा पानी पूरी इमारत का सुंदर प्रतिबिंब दिखाता है। इसके पास पत्थर से बनी एक शाही नाव की प्रतिकृति है, जो राज्य के महत्वपूर्ण अवसरों पर उपयोग की जाने वाली पारंपरिक नौकाओं से प्रेरित है। कंपोंग अय्यर दुनिया का सबसे बड़ा जलग्राम है, जिसे अक्सर पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यह बस्ती लगभग 1300 साल पुरानी है और इसमें 4200 से अधिक खंभों पर खड़े घर शामिल हैं। भले ही यह पारंपरिक लगे, लेकिन हर घर में आधुनिक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशनर, सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट मौजूद हैं। निवासी पानी की टैक्सियों से सफर करते हैं, जिससे नदी पर जीवंत माहौल दिखाई देता है। उलू टेम्ब्रोंग नेशनल पार्क 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे ब्रुनेई के हरे फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वहां पहुंचने के लिए आगंतुकों को नावों से नदियां पार करनी होती हैं और फिर सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर जंगल में बने झूलते पुलों तक पहुंचना होता है। ऊपर से अछूता वर्षावन अपनी हरी भरी छतरी और ताजगी भरी हवा के साथ फैला हुआ दिखाई देता है। रॉयल रेगालिया संग्रहालय राजपरिवार के वैभवशाली जीवन की झलक दिखाता है। यहाँ सुनहरे सिंहासन, शाही परिधान और विश्व नेताओं से मिले उपहार जैसी हजारों वस्तुएं प्रदर्शित हैं। इसका मुख्य आकर्षण वह विशाल शाही रथ है, जो सुल्तान हसनल बोल्किया के राज्याभिषेक में उपयोग किया गया था। हरी राया ईद उल फित्री रमजान के बाद मनाया जाने वाला ब्रुनेई का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग पारंपरिक वस्त्र जैसे बाजू कुरुंग या बाजू मलयू पहनते हैं, परिवार के साथ मिलते हैं और मेज़ों पर रंग बिरंगे मिठाई जैसे कोई, अनानास के टाट और नारियल से बने व्यंजन सजाते हैं। आगंतुकों के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सुल्तान का महल 3 दिनों के लिए आम जनता के लिए खुला रहता है। हजारों लोग सुल्तान और रानी से हाथ मिलाने के लिए पंक्तियों में खड़े होते हैं और उन्हें नाश्ता व छोटे उपहार दिए जाते हैं। कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक लोग महल में प्रवेश करते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए किसी जीवित राजा के महल में प्रवेश करना एक अद्वितीय अनुभव होता है। मौलिदुर रसूल पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का उत्सव है, जिसमें हजारों लोग किलोमीटर लंबी परेड में भाग लेते हैं। वे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, झंडे थामते हैं और सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं तथा इस्लामी गीत गाते हैं। सुल्तान और शाही परिवार श्रद्धालुओं के साथ चलते हैं, जिससे यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी धार्मिक परेडों में से एक बन जाती है। रेगाटा ब्रुनेई नदी से जुड़ी पारंपरिक उत्सव भावना का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों और पड़ोसी देशों की टीमें रंगीन लंबी नावों में नदी पर दौड़ लगाती हैं। रोमांचक नाव दौड़ों के साथ साथ सजे हुए नावों की झांकियां भी होती हैं, जिनमें कुछ नावें छोटे महलों या पारंपरिक डिजाइनों के रूप में सजाई जाती हैं। पूरा नदी क्षेत्र रोशनी और रंगों से जगमगाता मंच बन जाता है। पुराने समय में ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास को आकार देने वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य था। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच ब्रुनेई एक विशाल साम्राज्य था, जो बोर्नियो के लगभग पूरे उत्तरी तट पर शासन करता था। इसमें मलेशिया के सबाह और सरवाक राज्य के अधिकांश हिस्से और इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इसके अलावा ब्रुनेई का प्रभाव दक्षिणी फिलीपींस तक फैला हुआ था, जिसमें सुलु द्वीप समूह भी शामिल था, और स्पेनिश आगमन से पहले उसने मनीला पर भी नियंत्रण रखा था। आज के मुकाबले ब्रुनेई का पुराना साम्राज्य दर्जनों गुना बड़ा था। अगर आधुनिक ब्रुनेई को एक शांत छोटे अपार्टमेंट की तरह माना जाए, तो प्राचीन ब्रुनेई समुद्रों से घिरे एक भव्य पेंट हाउस की तरह था। ब्रुनेई ने चीन के मिंग राजवंश और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख राज्यों से
राजनयिक संबंध बनाए रखे। इसी साम्राज्य से इस्लाम कई क्षेत्रों में फैला, जिनमें दक्षिणी फिलीपींस भी शामिल था, जहां आज भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी साम्राज्य हमेशा शीर्ष पर नहीं रह सकता। 17वीं शताब्दी से ब्रुनेई आंतरिक संघर्षों, पड़ोसी शक्तियों के उभार और यूरोपीय उपनिवेशों के प्रभाव से कमजोर होने लगा। इसका क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ता गया। कुछ हिस्से सुलू सल्तनत ने ले लिए तो कुछ ब्रिटिश नियंत्रण में चले गए। 19वीं शताब्दी तक ब्रुनेई केवल एक छोटे तटीय इलाके तक सीमित रह गया था। सन 1888 में यह ब्रिटिश संरक्षण क्षेत्र बना और 1984 में जाकर ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। ये 15 तथ्य आधुनिक ब्रुनेई की अद्भुत विरोधाभासी छवि को उजागर करते हैं। एक ऐसा देश जहां अपार संपत्ति सख्त नियमों से टकराती है, जहां पुरानी परंपराएं आधुनिक जीवन से संघर्ष करती हैं और जहां स्वर्ग जैसे दृश्य कठोर अनुशासन के साथ आते हैं। सोने से सजे मस्जिदों से लेकर उन कानूनों तक जो केवल किसी को घूरने पर जेल तक पहुंचा सकते हैं, ब्रुनेई हमारी संपत्ति, स्वतंत्रता और खुशी की समझ को चुनौती देता है। आपको ब्रुनेई के जीवन के बारे में सबसे ज्यादा क्या चौंकाने वाला लगा? क्या आप पूरी आर्थिक सुरक्षा और मुफ्त सुविधाओं के बदले कुछ स्वतंत्रताएं छोड़ना चाहेंगे? नीचे टिप्पणी में अपनी राय बताइए। हम हमेशा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो हमें खुशी है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। लाइक बटन दबाइए ताकि हमें पता चले कि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी है। और अगर आप फ़ोन पर देख रहे हैं तो नीचे हाइप बटन दबाना न भूलें। इसमें बस कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन यह वीडियो को और दूर तक पहुंचा सकता है। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।